एवरीवन, तो आज हम पढ़ने वाले हैं और आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 की सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर। आपकी सिविक्स की बुक के अंदर आपको 9 चैप्टर्स दिए हुए हैं। मैं ट्राई आउट करूंगा कि इस वीक के अंदर 4 दिन के अंदर आपके 9 के 9 चैप्टर्स को मैं शॉर्ट आउट करके ख़त्म करके इनकी नोट्स आपको मिल जाएंगी। एक और चीज़ है, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इसके बाद आपको इस डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल की लिंक के साथ साथ आपको टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक मिल जाएगी, जिसके अंदर आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर मैं ऑलरेडी बहुत सारी नोट्स डालता हूँ। अगर आपको हिस्ट्री की सारी नोट्स चाहिए, आपको ज्योग्राफी की सारी नोट्स चाहिए, तो जाके उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उस ग्रुप के अंदर ऑलरेडी हिस्ट्री की सारे चैप्टर्स की नोट्स और ज्योग्राफी के सारे चैप्टर्स की नोट्स आपको वहाँ मिल जाएंगी और इस वीडियो के लिंक भी वहाँ मिल जाएंगे आपको। और इस जो आप चैप्टर अभी देख रहे हो, इस चैप्टर का भी नोट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। अगर आपको गूगल ड्राइव से डाउनलोड नहीं करना है तो आप डायरेक्टली वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटीज़। ठीक है, पहली बात तो है कि आपको स्क्रीन के ऊपर आपको बहुत कुछ दिख रहा होगा अभी कि साइड में कुछ फेस्टिवल्स दिख रहे हैं, साइड में कुछ खाने पाने को दिख रहा है, ऊपर लैंग्वेज के बारे में दिख रहा है। तो ये सब कुछ क्या है? तो पहली बात तो ये समझ लो कि इंडिया इज़ ए वेरी वास्ट कंट्री और वेरी वास्ट कंट्री इन द डाइवर्सिटी। ठीक है, इंडिया एकमात्र ऐसा राज्य है, एकमात्र ऐसा देश है, सॉरी राज्य के ऐसा एकमात्र ऐसा देश है जिसके अंदर हज़ारों टाइप की लैंग्वेजेस है, जिसके अंदर हर एक महीने में कोई सेलिब्रेशन होता है, हर एक महीने में कोई फेस्टिवल होता है, हर एक त्यौहार, हर एक राज्य का खुद का एक खाना है, खुद की एक कह सकते हैं कि खुद का एक धर्म है, खुद को एक मान्यता है। मतलब इंडिया वो कंट्री है जिसके अंदर आज से सालों पहले भी डिस्क्रिमिनेशन होता था, आज से सालों पहले भी डाइवर्सिटी थी और आज भी डाइवर्सिटी है। किस तरीके से हो तो आप वो मैप में आपको समझाता हूँ। कुछ इस तरीके की है, देख लो कि साउथ एशियन लैंग्वेज फैमिलीज़। अब देख लो, उसमें इंडो आर्यंस दिखा हुआ है आपको, द्रविडियंस दिख रहा है, एस्ट्रो एस्लेस्टिक दिख रहा है आपको। तो ये जो एरियाज़ दिख रहे हैं आपको, अनक्लासिफाइड लैंग्वेजेस हैं, दिख रहा है आपको। तो ये जो जितने भी एरिया आपको दिख रहे हैं ना, इस इंडिया के अंदर भी इस प्रकार के लोग रहते थे जो अलग अलग डिफरेंट कैसे लैंग्वेज को स्पीक्स करते थे, लैंग्वेज को बोलते थे। आज से सालों हज़ारों लाखों साल पहले ये लोग इस तरीके से रहते थे, जिनके पास खुद की उनकी अलग अलग लैंग्वेज थी। तब जब हमको ये लगता था कि भाई सारी की सारी मेसोपोटामिया कह लो, हड़प्पा सिविलाइजेशन कह लो, या फिर इंडो वैली सिविलाइजेशन कह लो, या चीन के अंदर सिविलाइजेशन थी, इन सब के ऊपर में हमको लगता था कि इन सब की खुद की एक और कोई ना कोई लैंग्वेजेस होती थी। यस, तो इनडायरेक्टली उन सब की भी खुद की उन लैंग्वेजेस थी जो उनकी बाउंड्रीज तक चलती थी। बट हाँ, अगर ये आपको पता लगता है कि अगर इससे मेसोपोटामिया के जो कॉइन्स थे वो अगर हड़प्पा के अंदर मिलते हैं, मतलब दोनों के बीच में ट्रेडिंग स्टार्ट था, ये अलग चीज़ है। बट लैंग्वेजेस का जो बैरियर था, या फिर कह लो लैंग्वेजेस को स्पीक करने का था, वो कहीं ना कहीं पता चलता था कि जब हम लोग को वहाँ पे जाके उनके मैन्युस्क्रिप्ट्स में या फिर उनके एरिया के अंदर हमको इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, तब हमको महसूस होता है कि भाई इंडियन लैंग्वेजेस को भी फॉरेन के अंदर बोला गया था और उसके बारे में वहाँ लिखा गया था। तो कुछ इस तरीके का था। अब आते हैं हम आज के टाइम पे। तो आज के टाइम पे क्या है? तो आज के टाइम पे इतना कुछ है, देख लो कि इंडिया के अंदर ये मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। देखो, जिसके अंदर हिंदी, पंजाबी, कश्मीरी, लद्दाखी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, उड़िया, बंगाली, कन्नड़, तमिल, मलयालम। देखो, ये जो लैंग्वेज है ना, ये हाईलाइट्स लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जिनको आप समझो, देखो, मतलब देखो टोटल बहुत अच्छा अलग अलग चीज़ें हैं। टोटल अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव अलॉट 22 लैंग्वेजेस को हमने अलॉट किया हुआ है। ओके, और इसके अलावा टोटल 1000 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और उनके बारे में बात की जाती है। क्लियर? ओके, अब हम बात करते हैं ट्रेडिशंस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? ट्रेडिशनल्स के बारे में, कि किस तरीके से कौन से देशों के अंदर, कौन से राज्य के अंदर किस तरीके का ट्रेडिशनल टेस्ट आता है। समझ रहे हो? ये देखो, अब आपको जो आपको पसंद है वो आप चॉइस कर लेना। ठीक है, आपको कश्मीरी पसंद है, कश्मीरी कह लो। तुम्हें गुजराती पसंद है, तुम गुजराती कह लो। तुम्हें वड़ा पाव पसंद है तो वड़ा पाव कह लो। तुम ईस्ट में चले जाओ, तुम्हें वहाँ पे वो रसगुल्ले मिल रहे हैं। तुम नीचे चले जाओ केरला के अंदर तो इडली डोसा सांभर मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आपको जो खाना है आप खा सकते हो। ठीक है,
ये आपको मैंने बता दिया कि इंडिया के अंदर भी ऐसे ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। आजकल तो बहुत ज़्यादा ही, कुछ ज़्यादा ही इसका पूरा ट्रेंड चल चुका है कि भाई क्या क्या फूड आपको देखने को मिल जाएंगे, आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि इंडिया के अंदर ऐसे फूड भी है। खासकर स्ट्रीट फूड के अंदर तो आपको ऐसे ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जिस पर आप विश्वास कर भी नहीं सकते हो। ठीक है, अब आते हैं फेस्टिवल्स के ऊपर। तो जो हम सबको पता है कि भाई हर एक धर्म का ले लो, हर एक रिलीजन्स का ले लो, हर एक कम्युनिटी का ले लो, तो उनके खुद के रिलीजन्स के, खुद के कम्युनिटीज़ के, खुद के धर्म के, उनके खुद के फेस्टिवल्स आए दिन चलते रहते हैं। तो इंडिया इतना बड़ा है कि भाई उसके अंदर एक महीना किसी फेस्टिवल के बिना खाली नहीं जाता। कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी धर्म का कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। समझ रहे हो? इस तरीके का इंडिया है जो हमारा एक साथ यूनिटी के अंदर और सब साथ मिल के रहते हैं। ठीक है, ओके। पहली बात अब आती है हम लोग की बात में कि फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग डाइवर्सिटीज़, मतलब कि किस तरीके से हम लोगों के बीच में डिफरेंशिएट्स पैदा हुए, किस तरीके से हम लोग अलग अलग होना शुरू हुए। तो उसमें होने के दो रीजंस थे। पहला था हिस्टोरिकल, सेकंड था जोग्राफिकल फैक्टर्स। कुछ लोग ऐसे थे जिनका इतिहास इतना अच्छा था कि वो लोगों ने पहले अपने आप को अलग कंसिडर कर लिया, और कुछ लोग जोग्राफी के फैक्टर्स में रूप में फंस गए। मतलब कि कुछ लोग ऐसे थे कि जो जंगल में रहते थे, उनको पता ही नहीं था कि बाहर की दुनिया में हो क्या रहा है। जैसे कि गुजरात का एक डांग जिला है, एक छोटा सा एक डांग का एक छोटा सा एरिया है। ठीक है, उस एरिया को किसी ने कैप्चर नहीं किया था, उस एरिया को कभी ब्रिटिशर्स ने कैप्चर नहीं किया, उस एरिया के ऊपर कभी एक मुगल राजाओं ने कभी शासन नहीं किया। वो लोग इतने कटे हुए थे उन सब चीज़ों से कि उनके बारे में लोगों को पता ही नहीं था। राइट, तो वो जोग्राफिकल फैक्टर था उनके लिए कि भाई वो आज भी, जब सब कुछ सेटलमेंट हो गया, सब कुछ आज़ाद हो गया, सब कुछ हो गया, जब लोग वहाँ तक पहुँचे तब उनको पता चला कि भाई हमारे बाहर भी एक दुनिया थी जिसमें फ्रीडम फाइटर स्ट्रगल कर रहे थे, जिसके अंदर लोग मुगल बादशाह आके, वो आके, ये आके, सब राजा रजवाड़े सब चले गए और अब भारत आज़ाद हो गया, हम लोग एक इंडिपेंडेंट इंडिया बन चुके हैं। ये सब कुछ उनको बहुत बाद में पता चलता है। तो ये जोग्राफिकल फैक्टर्स में आ जाता है। हिस्टोरी में क्या होता है कि कोई राजा का बेटा है, वो पूरी रजवाड़े वंश को पढ़ता हुआ आ रहा है, देखता हुआ आ रहा है, उसी को देख रहा है, तो उसी के अंदर रहता है। तो उसकी ज़िंदगी जीने का तरीका और एक नॉर्मल गांव में रहने वाला है, फिर जंगल में रहने वाले का रहने का तरीका, ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। तो ये आपको डाइवर्सिफाई करता है, ये आपको डिफ्रेंशिएट करता है कि दो अलग अलग फैक्टर्स इसमें इन्फ्लुएंस करते हैं, एक हिस्टोरिकल और एक जोग्राफिकल। सेकंड चीज़ कि जो पानी के पास रहने वाला इंसान है, ओके, द पीपल हु लिव्स नियर द सी हैज़ ए डिफरेंट जेस्चर्स। जो उनके पास रहते हैं उनका जेस्चर, उनके कपड़े पहनने का तरीका, उनके रहने का तरीका, उन चीज़ों को महसूस करने का तरीका उनका अलग होता है। क्यों? क्योंकि उन सबको पता है कि समुद्र के पास से ठंडी गर्म हवा दोनों चलती हैं। राइट, और बाद में आता है कि पीपल हु स्टे ऑन द माउंटेन्स एरिया। अब सबको पता है कि जो माउंटेन एरिया है, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे ठंडी हो, आपको पूरे दिनों में 24 घंटे के अंदर से कम आपको 12-13 घंटे आपको गर्म हवा ही या ठंडी हवा कंटिन्यू से चलती मिलती रहेंगी। ठीक है, तो उनका रहने का तरीका और सी के लिए रहने का तरीका, इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। क्लियर? आगे का पॉइंट आता है आपका लद्दाख। लद्दाख जो है वो ऐसी जगह पे, फिजिकली ऐसी जगह पे वो है। लद्दाख आपको पता होगा कि लेह और लद्दाख पूरे जो कश्मीर के साइड वाला पार्ट है आपका लेह लद्दाख वाला, ठीक है, अक्साई चीन के नीचे वाला पार्ट आपका, ठीक है। तो जो ये लद्दाख वाला पार्ट है ना, वो फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग जगह पे है, इतना ब्यूटीफुल जगह पे है कि आप वो हर एक इंसान का एक सपना होता है कि किसी दिन ज़िंदगी के अंदर पैसा वैसा कमा के लेह लद्दाख घूमने जाना है। ठीक है, अब घूमने जाओ या ना जाओ उसके पहले ये चीज़ जानते जाओ। क्या चीज़ है कि वर्ल्ड की सबसे टफेस्ट रेंज में, मतलब वर्ल्ड के आसपास की पूरे वर्ल्ड में जितनी भी रेंजेस हैं या जितने भी माउंटेन रेंजेस हैं, अलास्का रेंज कह लो, अक्साई रेंजेस कह लो, आपकी हिमालय रेंजेस कह लो, ये सारी रेंजेस है ना, वो स्ट्रॉन्ग है या कैसी है उसका नहीं पता, पर लद्दाख जिस जगह पे सेटल्ड है ना, जिस जगह पे लद्दाख सराउंडेड है, वो लद्दाख वर्ल्ड की सबसे टफेस्ट माउंटेन रेंजेस के बीच में अंदर है। किस तरीके से है? तो कोराकोरम, ये कह लो कि कोराकोरम जो आपके नॉर्थन के साइड में है, कोराकोरम्स करा,
ठीक है, वो रेंज पूरी आपकी नॉर्थ साइड में आती है। फिर आपकी ग्रेट हिमालय जो रेंजेस हैं वो आपके साउथ के साइड में आती है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा उसने कवर कर दिया लद्दाख को अंदर से। फिर आपका सेकंड पॉइंट आता है आपकी केरला। तो केरला इज लोकेटेड इन द साउथ वेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया, कि नीचे के साउथ वेस्ट के अंदर केरला एग्जिस्ट करता है, और सी एक साइड से सी से और दूसरी साइड से हिल से पूरा घिरा हुआ है, और उसके बीच में पूरा केरला आ जाता है। ओके, अब आता है आपका एक और पॉइंट जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट है कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कम्युनिटीज़ और सबसे ज़्यादा रिलीजन्स की बातें करते हैं, ठीक है। यूनिटी इन द डाइवर्सिटी, एक ऐसा होता है ना कि अनेकताओं में भी एकता, ये उसका मतलब होता है कि बहुत सारे कम्युनिटीज़ हैं, बहुत सारे रिलीजन्स हैं, उन सब को डिफ़ाइन करता है उनका हैबिटेट्स और उनका कॉस्ट्यूम्स। तो ये कॉस्ट्यूम्स के बारे में आपको दिख रहा होगा अभी, ये देखो ये कॉस्ट्यूम्स आपको दिख रहे हैं, ये कि बुद्धिज़्म का, कैथोलिक्स का, इस्लाम का, ऑर्थोडॉक्स का, हिंदुज़म का, जुडिशम्स का, इन सब का खुद का अपना अपना कॉस्ट्यूम्स हैं, जिनके ऊपर से आपको और मुझे दिखता है, ठीक है, कि भाई ये इंसान इस धर्म का है, ये इंसान इस रिलीजन्स का है, या फिर ये इंसान इस धर्म की प्रैक्टिस करता है, या फिर ये इंसान इस धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा प्रवचन देता है। तो वो सबको डिफ़ाइन कैसे करते हैं हम लोग? हम डिफ़ाइन करते हैं उनके कॉस्ट्यूम्स के जेस्चर्स को देख के हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। क्लियर? ओके, सॉरी। एक और चीज़ कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा धर्म को हमने ही बनाया हुआ है, और हम लोग इन धर्म को बहुत पहले से ही फॉलो अप में करते हुए आ रहे हैं। ऐसे नहीं कि हम लोगों ने उन धर्म को आज बनाया है, नहीं, हमारे से भी पहले की सिविलाइजेशंस ने इस धर्म को स्थापित किया होगा, और इस धर्म को बनाने के बाद हम लोगों को उस धर्म तक पहुंचाने वाले हमारे खुद के पूर्वज थे। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ होगा कि भाई किसी एक रिलीजन का या फिर किसी भी एक कम्युनिटी का इतिहास सिर्फ 5-6 साल पुराना हो सकता हो रिसेंटली ओपन किया हो, रिसेंटली उसके बारे में लोग जानते हों, रिसेंटली लोग उसके बारे में ना भी जानते हों, राइट। तो कहीं ना कहीं रिलीजन्स के बारे में, कम्युनिटीज़ के बारे में एक चीज़ ये बहुत अच्छी होती है कि वो लोग हमेशा बहुत पुरानी सिविलाइजेशन से जॉइंट किए हुए होते हैं। उनके बारे में जो रिलीजन्स होते हैं उनके खुद के देवी देवताओं होते हैं, जिन्होंने उन पूरे गाथाओं को बताया होता है, राइट। तो इस तरीके से हिंदू धर्म कह लो, मुसलमान धर्म कह लो, क्रिश्चियंस कह लो, इनका खुद का अपना अपना जेस्चर होता है, अपने अपने रिलीजन्स होते हैं, अपने अपने हैबिटेट्स होते हैं, और ये लोग अपने अपने तरीके से चलते हैं। बट एट द लाइफ का एक एंडिंग पॉइंट में उनका एक स्टेटमेंट होता है कि यूनिटी इन द डाइवर्सिटी, की अनेकताओं में भी एकता। ये इनका उसका मोरल ऑफ द स्टोरी है कि भाई किसी भी तरीके से सब लोग एक साथ इकट्ठे रहें। ओके, दूसरी चीज़ कि हर एक इंसान लुक वाइज, बिहेवियर वाइज, कल्चर वाइज, अपने रिलीजन वाइज, अपने लैंग्वेज वाइज, अपने टैलेंट वाइज हर किसी से अलग है, ठीक है। और इंडिया के अंदर इतनी डाइवर्सिटी मिलती है आपको जितने आपके बारे में सेंस नहीं कर सकते हो। मतलब क्यों? उसका एकमात्र रीज़न है कि कुछ लोगों ने की मेहनत से खुद के महल बनाए हैं, और कुछ लोगों ने अपनी मेहनत से उन महलों को बनाने के लिए मेहनत की है। मतलब एक इंसान ऐसा होता है कि जो उस महल में जाके रहता है, ठीक है। एक इंसान ऐसा होता है कि जो उस महल में जाके रहता है, पर उस महल को बनाने वाला कभी उस महल में रहता नहीं है। समझ रहे हो? ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताया अभी, इसको आपको समझना होगा। क्या मैंने स्टेटमेंट फिर से रिपीट करता हूँ कि जिस महल को बनाने के लिए किसी ने किसी कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि मेरे को एक महल बना के दे, वो उसको पैसे देता है, वो उस महल को बनाता है। पर उस महल को बनाने वाले जो हाथ हैं, या उस महल को बनाने के लिए जिसने मेहनत की है, वो इंसान कभी उस महल के अंदर नहीं रहता है। तो ये डाइवर्सिटी है, ये डिफरेंशिएट है कि भाई लोगों, बहुत सारे लोग होंगे जिनके टैलेंट्स होगा, जिनका खुद का रिलीजन से, खुद के कल्चर से, खुद के बिहेवियर से, खुद के माइंडसेट से, खुद को अपने अपने धर्म को बचाने के लिए अपनी लिमिट तक क्रॉस कर लेते हैं। तो खुद के पास खुद लोग अनआइडेंटिफाइड उनके पास डाइवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है कि भाई इंडिया इस तरीके का है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ हैं। ओके, दूसरी चीज़ कि अभी जो हम लोग सोचते हैं कि इनइक्वालिटीज़ जो हम कहते हैं कि भाई एक इक्वल सोसाइटी होनी चाहिए, पब्लिक को साथ में रहना चाहिए,
और पब्लिक साथ में रहेगी तो ज़्यादा बेटर इम्प्रूवमेंट होगा फाइनेंशियली सबको लेकर। बट कहीं ना कहीं इन इक्वालिटी इसी जगह से खड़ी होती है। किस तरीके से कि वो अपने रिसोर्सेज, अपने अपॉर्चुनिटीज़ को डिफ्रेंशिएट करते हैं। हमने कास्ट सिस्टम को बनाया, हमने रिलीजन्स को बनाया, हमने फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स को क्रिएट किया गया, हमने एजुकेशन को क्रिएट किया गया, और कहीं ना कहीं इन सब को हमने इस लेवल पे क्रिएट कर दिया और इस हद तक हमने क्रिएट कर दिया कि अभी हद से ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, राइट। इतनी इनइक्वालिटीज़ है कि आपको कभी ना कभी इन पूरी ज़िंदगी के अंदर कभी ना कभी इसका सामना तो आपको करना ही पड़ेगा, जब आप खुद अपने मुंह से बोलोगे कि इस जगह पे इनइक्वालिटी हो रही है हमारे साथ, ठीक है। और जब भी इनइक्वालिटी हो और आपको लगे कि आप सही हो, तब अपनी आवाज़ उठाना, और अपनी आवाज़ को, आप अगर सही होगे ना तो आपकी आवाज़ को दबाने वाले 1000 लोग आएंगे, मगर आप सही हो ना तो याद रखना आपके साथ बाद में खड़े होने वाले भी लाखों की संख्या में होंगे। ये बात याद रखना कि इनइक्वालिटी वो चीज़ आ जाती है। सबसे पहले इनइक्वालिटी शुरू हुई थी अनटचेबिलिटी को लेके और अपर कास्ट और लोअर कास्ट को लेके, और अपर कास्ट और लोअर कास्ट के से भी पहले इनइक्वालिटी थी मैन और वुमेन्स के बीच में, ठीक है। मैन और वुमेन्स के बाद जब थोड़ा सा उनको लोगों को समझ में आया कि ना मैं वुमेन्स को भी कहीं ना कहीं थोड़ा दर्जा देना चाहिए, तब वुमेन्स के बाद शुरू हुआ अनटचेबिलिटी को लेकर शुरू हुआ कि भाई छुआछूत वाले सब कुछ शुरू हुई। फिर आपका शुरू हुआ अपर कास्ट और लोअर कास्ट। जब ये सब कुछ ख़त्म हो गया, जब इंडिया आज़ाद हो गया, तो इंडिया आज़ाद होने के बाद भी बहुत चीज़ें ऐसी चलती रहीं, छोटे छोटे गाँवों तक वो चीज़ चलती रहीं। आज भी कुछ ऐसे गाँव हैं, आज भी कुछ ऐसे धर्म हैं, आज भी कुछ जगह ऐसी हैं जिसके अंदर जहाँ पे जो नीची जाति के लोग होते हैं उनको नीचे बिठा के उनको मान सम्मान नहीं दिया जाता है। वो लोग आज भी नीचे बैठते हैं, उनको खाने के लिए बर्तन अलग से दिए जाते हैं। तो ये बहुत चीज़ें इंडिया के अंदर बहुत अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर कंट्रीज़ नहीं है, अब इंडिया के अंदर ही अलग अलग गाँव में चलती हैं, और वो बहुत अंदर से चलती हैं, जिनके जहाँ तक आज भी एजुकेशन वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है, वो वहाँ है, ठीक है। पर जहाँ पे एजुकेशन पहुँचा है, आप किसी भी शहर में चले जाओ, किसी भी शहर के अंदर चले जाओ, आपको कभी भी किसी शहर के अंदर ये सुनने को नहीं मिलेगा कि भाई इस इंसान को छुआ, मतलब इस इंसान को छूना मना है, या फिर इस इंसान को छूना मना है, या इसके साथ रहना मना है क्योंकि ये एक नीची जाति का इंसान है, इसके साथ रहोगे तो पाप लगेगा। आपको कहीं नहीं सुनने को मिलेगा कि किसी शहर के अंदर इंसिडेंट्स हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि शहर की पब्लिक को इतना काम ही नहीं है कि वो जाके ये सब कुछ में पढ़े। उनको पता है कि वो अपनी फैमिली को यहाँ पे एजुकेटेड कराने के लिए, खुद के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग्स बनने के लिए वो इस शहर को, अपने गांव को या फिर अपने शहर को छोड़ के किसी और शहरों में आते हैं। तो किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है, और पब्लिक अब एजुकेटेड बनती जा रही है। जितनी पब्लिक एजुकेटेड बनती है उतना ही बेटर वे में वो एक नई सोसाइटी की ओर बढ़ती है। क्लियर? तो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी बहुत जगह पे है भी और बहुत जगह पे नहीं भी है। ओके, आगे की बात करते हैं। जो मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया इज़ ए वेरी बिग कंट्री, और वो दो तरीके से डिफ्रेंशिएट किए गए हैं, एक रिलीजन्स के वे में, और रिलीजन्स के अंदर आपको हिस्टोरिक्स वे में और इन्वायरमेंट वे में, मतलब ज्योग्राफी के वे में हमने उसको डिवाइड किया हुआ है। दूसरी कॉस्ट्यूम्स, लैंग्वेज, हैबिटेट्स, जो पीपल्स थे उनके बीच में डिफरेंस हैं, उनके बीच में कलर डिफरेंस भी हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से। आगे का पॉइंट आता है कि जब डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था या डाइवर्सिटीज़ हो रही थी, जब अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग दिशाओं में फैले हुए थे, मुसलमान थे, हिंदूज थे, क्रिश्चियंस थे, अलग अलग जैनिज़्म थे, महावीर स्वामी का जैन धर्म था, बौद्ध धर्म थे, अलग अलग टाइप के अनआइडेंटिफाइड डाइवर्सिटी लोग थे। बट जब फ्रीडम फाइटर की जगह फ्रीडम स्ट्रगल जब शुरू हुई इंडिया के लिए, तब इस इंडिया को फ्रीडम इंडिपेंडेंट कराने के लिए, फ्री आउट कराने के लिए, फिर इंडिपेंडेंट कराने के लिए, ब्रिटिशर्स को इस देश से बाहर निकालने के लिए क्या किया गया? एक चीज़ की गई, और वो चीज़ क्या थी कि हम लोग सब साथ में आए, और सब साथ में आने के बाद हमने पूरे सब लोगों ने अपने अपने धर्म को भूल के उस टाइम पे हिंदुस्तानी बन के, एक इंडियन रूप में बन के, एक इंडियन पीपल बन के हमने क्या किया? ब्रिटिश को सामने हमने स्ट्राइक किया, हमने उनके सामने अहिंसावादी आंदोलन किए, ठीक है, और कहीं पे जाके अहिंसावाद या फिर कह लो कि कोई कहीं पे लगा के इस तरीके के भड़काऊ भाषण भी हुए कि जहाँ पे ब्रिटिश लोग के उनको जिंदा जला दिया गया है, ठीक है। तो बहुत अलग अलग चीज़ें हुई हैं, ऐसा नहीं है कि भाई
सब कुछ शांति से ही निपट गया था, ठीक है। बहुत चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जो आपको सुन के आपके खुद के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि साला आज से पहले इतना कुछ हो चुका था, तो एग्जैक्टली आज से सालों पहले ऐसी चीज़ें भी हुई हैं। क्लियर। आगे देखते हैं आगे क्या हो रहा है। ये जो इंडियन फ्लैग्स हैं, जो इंडियन फ्लैग उस टाइम पे बनाया गया था, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल था। क्यों? वो रिप्रेजेंट करता था यूनिटी इन द डाइवर्सिटीज को रिप्रेजेंट करता था। क्यों? क्योंकि आप पहले के जितने भी फ्लैग्स हैं उनको आज से कंपेयर करना, उनमें बहुत डिफरेंस हैं, बट डिफरेंस में बहुत सारी जो चीज़ें सिमिलर होंगी, या कह लो कि एक चीज़ सिमिलर होंगी, एक उसका जो शेप है, एक जो आपका फ्लैग का शेप है वो रिमेनिंग द सेम रहा है। सेकेंड चीज़, सारे जो आज भी जो आपको फ्लैग्स देखने को मिलेंगे और जो पहले जितने फ्लैग्स थे उन सब का एक मकसद था कि यूनिटी इन द डाइवर्सिटी, अनेकताओं में भी एकता का प्रतीक, और वो है भारत। इस तरीके से समझाया जाता था भारत को। आगे का पॉइंट देखते हैं। हम आगे देखते हैं हैबिटेट्स के बारे में। क्या देखते हैं? हैबिटेट्स के बारे में। जो लिविंग बींग्स होते हैं वो कंफर्टेबली अपने जोग्राफिकल जोन के अंदर रहते हैं, जो कि हमने आपको जोग्राफी में बता चुका हूँ कि हम लोग कहाँ रहते हैं। हम लोग बायोस्फीयर के अंदर रहते हैं। बायोस्फीयर के अंदर आपका हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, आपका तीनों आ जाता है। ये पूरा जोन होता है जिसके अंदर आप हैबिटेट्स के अंदर ह्यूमन बींग्स, सी एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, एटमॉस्फेयर के अंदर बर्ड्स वगैरह, ये सब कुछ, इंसेक्ट्स वगैरह, ये सब कुछ यहाँ पर रहते हैं। रिसोर्सेज, एनीथिंग दैट कैन बी यूज इन एनी एक्टिविटी इज कॉल्ड बी रिसोर्सेज। आप सबको पता है कि रिसोर्सेज सबके अलग अलग होते हैं। किसी के रिसोर्सेज पेट्रोलियम में होते हैं, तो किसी के रिसोर्सेज उसके घर की बनी हुई छत होती है, राइट। तो डिपेंड करता है कि आपका रिसोर्सेज आपको क्या है। ओके, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं, वो की है जलियांवाला बाग हत्याकांड, या कह लो जलियांवाला बाग का पूरा इतिहास जान लो आज, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ से शुरू होता है। पहली चीज़, जितना भी मैंने मार्क किया उसको भूल जाओ, खाली ये फ़ोटोज़ देख लो। ये साइड में आपको दिख रहा है एकदम कोने में, ये है जनरल डायर। बीच में आपको फ़ोटो दिख रहा है, ये इसकी सेना थी। और जो आपको इस साइड में फ़ोटो दिख रहा है, जो ये आपके दाढ़ी वाले इंसान उधम सिंह जी है, ये उधम सिंह जी के ऊपर जो फ़ोटो आपको दिख रही है ना, ये वाली, ये दिखाती है कि भाई इन लोगों ने इस साइड जो लोग थे उनको बेरहमी से मार डाला था। बेरहमी से मतलब बेरहमी से, और इस हद तक मारा था कि छोटे बड़े बूढ़े बच्चे, कोई भी इंसान था, कोई भी, उन सबको इसने कत्लेआम के रूप में उसने मार डाला था। अब सब समझो कि ये पूरी घटना शुरू कहाँ से होती है, और इस पूरी घटना को शुरू करने के पीछे का रीजंस क्या थे। पहली बात तो ये कि गांधी जी अपनी हड़ताल शुरू करते हैं, और गांधी जी अपनी हड़ताल शुरू करते हैं अहिंसावाद के खिलाफ के खिलाफ के भाई मैं अपने आप को इन चीज़ों के लिए समर्पित करता हूं, और आपको एक चीज़ बताता हूं कि आपको जाके हमारे आंदोलन में सहयोग के लिए आपको अपने न्यूज़पेपर्स के अंदर हमको ये बताना होगा कि ब्रिटिशर्स लोग ने ये किया है, ब्रिटिशर्स लोग ने ये किया है। इनडायरेक्टली लोगों को जगाना था, लोगों को बताना था कि भाई जो ब्रिटिशर्स लोग हैं वो हमारे ऊपर गलत हुकूमत से रह रहे हैं, हमारे ऊपर वो लोग सही काम नहीं कर रहे हैं। तो लोगों तक ये जो मैसेज पहुंचने वाले थे, जो मैसेज पहुंचे, तो जो पंजाब के जो मीडिया, जो पंजाबी जो मीडिया पीपल्स थे, जो पंजाब के अंदर जो समाचार पत्र के जो प्रवचक थे या फिर जो प्रमुख लोग थे, राइट, उन लोगों ने उन चीज़ों को अपने न्यूज़पेपर में छापा और लोगों तक पहुँचा दिया। अब लोगों तक वो जब चीज़ें पहुँच गई थी तो उसके अंदर एक चीज़ का उल्लेख किया गया था। गांधी जी ने कहा था कि अप्रैल के महीने में किसी एक दिन, याद रखना गांधी जी ने कोई डेट स्पेसिफाई नहीं की थी, गांधी ने कहा था कि पूरे अप्रैल महीने में कोई एक डेट को आप सबको इकट्ठा होना है, और इकट्ठा होने के बाद आपको उसका विद्रोह करना है कि भाई ये जो आप कर रहे हो ना कि हम हमारे देश के अंदर रह के हम हमारी आवाज़ को नहीं उठा सकते हैं, वो बहुत गलत चीज़ है, आप ये मत कीजिए, आप उसको रहने दीजिए। लोगों ने इसका विरोध किया। अब लोगों ने विरोध करना, सिंपल सी बात थी, सबसे पहले मीडिया पीपल्स ने इसके बारे में भरपूर छाप दिया, पूरे पंजाब के अंदर ये बात फैला दी कि भाई ये चीज़ें करनी है और हम यहाँ हैं, मिलने वाले हैं, ख़त्म होगी बात। ओके,
क्लियर, डन। अब सेकेंड पॉइंट आता है कि उन चीज़ों को लेके ब्रिटिशर्स लोगों ने क्या किया, सारे के सारे जितने भी मीडिया पीपल्स थे उनको कब्जा किया, उनको जेल में डाला, और जो लोग जेल में नहीं गए उनको पंजाब के बाहर निकाल दिया। याद रखना, पंजाब के बाहर निकाल दिया। उनको मारा, उनको कुछ बोला नहीं, उनको मार के उनको पंजाब से बाहर निकाल दिया। उनको बोला कि आपका आज से जो आपका जो समाचार पत्र है वो ब्रिटिशर के अंडर रहेगा, और वो लोग उसमें जो करना चाहें वो यूज़ करेंगे। आप उसके अंदर कोई भी आपकी पावर्स रहेंगी नहीं। क्लियर। अब यहाँ पे होता है विद्रोह। लोगों को लगता है कि जो हमारे समाचार पत्र हैं, जो हमारे बीच से लोग खड़े होके वहाँ तक गए हैं, उस लेवल तक गए हैं, और भारत को आज़ाद कराने के लिए वो समाचार पत्रों को अच्छे से चला रहे हैं, तो उन लोगों को क्यों निकाल रहे हो। तो उसके विद्रोह में जाके पंजाब के जो लोग थे, पंजाब का जो यूथ था, उसने ब्रिटिशर्स लोगों के घर जला दिए। ब्रिटिशर्स लोगों के जो आर्मी ऑफिसर्स थे, या फिर उनके मिलिट्री के जो बड़े ऑफिसर्स थे, उनको सरेआम मार दिया। उनको इस तरीके से मारा कि उनकी डेड बॉडी लेने के लिए कोई नहीं आ रहा था। समझ रहे हो। अब ये हो गया और हालात हो गए आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, अब यहाँ पे हालात हो चुके थे आउट ऑफ कंट्रोल। अब यहाँ पे एक इंसान आता है सामने से, वो है जनरल डायर, जो साइड में आपको दिख रहा है ना, वर्दी में बैठा हुआ है। ये इंसान आता है और पूरी की पूरी सिचुएशन को संभालता है, और एक चीज़ का वो निर्णय लेता है, और वो एक निर्णय ये होता है कि सामाजिक समूहों पर प्रतिबंध। क्या बोलता है वो? सामाजिक समूहों पर प्रतिबंध। मतलब किसी भी रीज़न से आप एक दूसरे से नहीं मिल सकते हैं। आपको कोई भी काम होगा, अभी जब तक आचार संहिता लगी हुई है तब तक आप अपने ही घर के अंदर रहेंगे, घर से बाहर निकलेंगे नहीं। ये जनरल डायर ने अनाउंसमेंट पूरे पंजाब में करवा दिया कि भाई अब ये होने वाला है, और इसके विरोध में कोई नहीं आएगा। क्लियर। अब ये हो गया। अब ये होने के बावजूद अप्रैल 13 को 1919 के अंदर बैसाखी को मनाने के लिए, याद रखना, बैसाखी को मनाने के लिए, और जो सामाजिक मुद्दों पर जो सभाएं हो रही थी उसके विरोध में, ये दो लोग, याद रखना, कौन कौन से, एक थे जो सेलिब्रेट बैसाखी करने के लिए आए थे, और एक लोग ऐसे थे जो सामाजिक जो उसने जनरल डायर ने बंद किया था ना, कि आप वहाँ पे मिल सकते नहीं हो, आपको अलग से रहना है, आपको घर के अंदर ही रहना है, घर के बाहर निकलना नहीं है, आपको ग्रुप में नहीं बाहर निकलना है, आपको सिर्फ अपने काम तक ही काम रखना है। जैसे कि आपने लॉकडाउन की सिचुएशन फेस की होगी अभी, राइट, जो आज से 2-3 साल पहले की अगर लॉकडाउन की सिचुएशन थी कि आपको घर से बाहर निकलना नहीं है, अगर घर से बाहर निकलना है तो फिर आपको मास्क पहनना है, आपको ग्रुप्स में नहीं निकलना है, आपको ग्रुप में खड़े नहीं रहना है, राइट। कहीं ना कहीं जो कलम नंबर 144, राइट, 144, जो हम कहते हैं कि भाई ग्रुप में नहीं रहना, ये नहीं करना, तो आज से सालों पहले उसने भी लगा दी थी। अब इसके विरोध के अंदर दो समूह एक साथ इकट्ठे हो गए। एक ऐसे लोग थे जो बैसाखी को फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए आए थे, और एक ऐसे लोग थे जो इसके विरोध में आए थे। तो धीरे धीरे ऐसी सिचुएशन हो गई कि जो बैसाखी के लोग थे और जो विरोध करने आए थे, उन लोगों ने वहाँ पे जाके उनके खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए, और कुछ लोग ऐसे थे कि जो प्रवचन देना शुरू कर दिए, कुछ लोग ऐसे थे कि जो बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर दिए, मतलब उनको अच्छा से लोगों को मोटिवेट करना शुरू कर दिया। अब ये चीज़ें किसी ने जनरल डायर के कानों तक पहुंचा दी कि भाई इस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ वहाँ पे इतने सारे हज़ारों लोग खड़े हुए हैं, और हज़ारों लोग की तादाद में लोग हैं और जो विद्रोह करने के लिए रेडी बैठे हैं, जबकि आपका ऑर्डर था कि भाई कोई भी इंसान कहीं पे भी अपने घर से बाहर निकल कहीं और मिलेगा नहीं, फिर भी ये लोग निकल के मिल रहे हैं। तो इसके खिलाफ हम क्या करें? तो याद रखना, जलियांवाला बाग पूरे चारों साइड से दीवार से घिरा पड़ा है, और एक पतली सी गली है जिसके अंदर ये लोग सारे के अपने सोल्जर्स को लेके जाता है। इस तरीके से ये इसके सोल्जर्स को लेके जाता है, और जनरल डायर खुद एक घोड़े पे बैठा हुआ होता है, और वहाँ से वो ऑर्डर देता है विदाउट एनी वार्निंग। याद रखना, मैं इस वर्ड को इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, विदाउट एनी वार्निंग। वो पहला पॉइंट कहता है शूट, और वहाँ से जो हत्याकांड शुरू होता है, तो कुल मिला के 379 पीपल्स को मारा जाता है,
और 1200 लोगों से भी ज़्यादा घायल होते हैं। याद रखना, लोग अपने आप की ज़िंदगी को बचाने के लिए, वहाँ पे कुआं था उसके अंदर जंप कर करके, उनकी गोलियों से नहीं मर रहे थे, वो उसके अंदर कूद कूद के अपने खुद की जान को बचा रहे थे। एक पॉइंट पे ऐसा था, एक दिन ऐसा आ चुका था, उस दिन ऐसा आ चुका था कि वो पूरा का पूरा कुआं लाशों से भरा हुआ था। जस्ट इमेजिन करके देखो वो सिनेरियो कि भाई किसी इंसान, एक छोटा सा बच्चा है जिसकी, जो वहाँ पे एक बैसाखी के फेस्टिवल को एंजॉय करने गया था, कोई इंसान आके जनरल डायर के कान भरता है और वो वहाँ जाके पूरी सिचुएशन को तहस नहस कर देता है, राइट। और ये तो ठीक है, इतना होने के बाद जनरल डायर वहाँ से अपनी सेना को लेके, याद रखना उसके पास छोटी सी एक टुकड़ी थी, ठीक है, उस छोटी सी एक टुकड़ी को लेके वो बोलता है कि चलो निकलते हैं। ये पूरा हत्याकांड करने के बाद वो वहाँ पे चेक करने के लिए नहीं रुकता है कौन जिंदा है, कौन मरा हुआ है, कितने लोग जिंदा है, कोई छोटा बच्चा है, कोई बूढ़ी अम्मा है, कोई प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, ये वो कुछ नहीं देखता है, वो सबको मार डालता है। वो ट्राई करता है हर एक इंसान वहाँ मर जाए, राइट। तो जस्ट इमेजिन करके देखो कि 379 लोग ऑफिशियली मरे थे, अनऑफिशियली ये फिगर बहुत ज़्यादा है। एक और चीज़, 1200 लोग वुंडेड थे, मतलब घायल थे, समझ लो आप लोग, 1200 लोग घायल थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर वो पूरा कत्लेआम अपनी आँखों से होते हुए देखा है। उसके बाद अब आप बोलोगे कि सर ये सब तो ठीक है, ये सब कुछ हो गया, वो हो गया, आज हमने उसके बारे में पूरी कहानी सुन ली। अब होता ये है, जो ये इंसान है ना, इसके बारे में अपने आपने रिसेंटली मूवीज़ के अंदर देखा होगा, सरदार उधम सिंह। आपने रिसेंटली विकी कौशल की वो मूवी आई थी सरदार उधम सिंह करके। इस इंसान को, ये इंसान पूरी सिचुएशन को अपनी आँख से नहीं देख पा रहा है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे होता ये है कि सरदार उधम सिंह अपने घर के अंदर किसी और काम में हो रहे होते हैं, और जब ये पूरी घटना घटती है ना, जब ये पूरी सिचुएशन हो जाती है, तब सरदार उधम सिंह को पूरा महसूस होता है कि ये चीज़ गलत हुई है और इसके विरोध में बहुत चीज़ें अब हमको करनी चाहिए। और इसके विरोध में उधम सिंह ने क्या किया कि वो यहाँ से लंदन जाते और जनरल डायर के ऑफिस में जाके उसको जलियांवाला बाग के रूप में, या जलियांवाला बाग जो उसने हत्याकांड किया है उसके विरोध में उसको वहाँ पर जाके गोली मार के उसकी हत्या कर देते हैं। और उसी के बाद ब्रिटिशर लोग भी जलियांवाला बाग के आरोपी के रूप में साबित कर देते हैं। जब महात्मा गांधी ने सब कुछ कहा कि भाई ये चीज़ बहुत गलत हुई है, ये सब नहीं होना चाहिए था, जनरल डायर ने जो कदम उठाया वो बहुत ज़्यादा हानिक था, ये ऐसा नहीं उसको करना चाहिए था, ये सब कुछ था, ये सब कुछ तो ठीक है। ये सब कुछ जब कर दिया था, तब उधम सिंह ने जाके लंदन में जाके उसको गोली मार के उसको मार डाला था, और उधम सिंह को भी ब्रिटिशर लोग ने उसको वहाँ मार दिया था। बट इसके अलावा भी 2-3 जो लोग थे, उन लोगों ने बहुत अच्छे से काम किए। कौन से? तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 के अंदर काइनाइट हुड का एक अवार्ड दिया गया, ठीक है, काइनाइट हुड का एक अवार्ड दिया गया था, जो वन ऑफ द बिगेस्ट अवार्ड था उस टाइम पे, जो 1915 के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर, जो जिनने हमारा नेशनल एंथम लिखा है, उनको दिया गया था। उन्होंने 1915 के अंदर इस चीज़ का त्याग कर दिया और उसको फेंक दिया कि भाई मुझे ऐसे तुम्हारा अवार्ड नहीं चाहिए अगर तुम मेरे देश के अंदर आके ये कत्लेआम करते हो तो। दूसरी चीज़ कि इस पूरे इंसिडेंट्स को होने के बाद भारत के लोगों के अंदर एक चीज़ थी कि भाई हमें अब चाहिए इन्वेस्टिगेशन, वो भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चाहिए कि किस कारण से कुछ हुआ था। तो उस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के रूप में हमने हंटर कमीशन को बिठाया गया, और हंटर कमीशन का लास्ट पॉइंट ये था कि भाई इस इंसान को अपने मिलिट्री के अंदर से इसको रिज़ाइन करवाया गया। तो जस्ट इमेजिन करके देखो कि इंसान यहाँ से रिज़ाइन करके अपने देश वापस जाता है, और इस देश में उसके वहाँ जाने के बाद उसके बारे में लोग अच्छी कहते हैं ना, अच्छी कविताएं लिखते हैं, अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं, और आर्टिकल लिखने के साथ साथ एक बात और करते हैं कि उसके खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन ऐसा कुछ नहीं होता है, उसके लिए एक सिंपैथी के रूप में एक डोनेशन पैसा खड़ा किया जाता है। जस्ट इमेजिन करके देखो कि एक इंसान यहाँ पे आके साला 340 या भी 380 लोगों को मार डालता है और 1200 लोगों को घायल कर देता है,
यहाँ से उसको अपनी मिलिट्री की पोस्ट से रिज़ाइन करना पड़ता है, अपने देश वापस जाता है। वहाँ जाके लोग उसके बारे में विरोध नहीं करते, लोगों को वो चीज़ पसंद आती है कि भाई हमारे देश का एक इंसान ये करके आया, ये करके आया। और वहाँ जाके उसके लिए एक सिंपैथी के रूप में उसके बारे में एक फाउंडेशन खोला जाता है, जिसके अंदर लोग भर भर के पैसा डोनेट करते हैं और ये इंसान उस अपने पास रखता है। जस्ट इमेजिन करो, ये था पूरा आपका जलियांवाला बाग का पूरा प्रोग्राम। आगे जो आपकी एक और स्टोरी है वो है कि पायल सेन गुप्ता की एक जो कह लो कि एक टाइप की एक छोटी सी पोएम कह लो, छोटी सी स्टोरी है जो आपकी लाइट्स चेंजिंग करके आपकी एक चैप्टर कह लो या फिर एक छोटी सी स्टोरी है। उसके बारे में ये है कि समीर नाम का एक लड़का होता है जो रोड के साइड में खड़ा होता है, रेड लाइट होती है और वो अपने वहाँ पे साइड में खड़ा होता है, और उसी रेड लाइट के बाजू में एक छोटा सा बच्चा होता है कि जो उसके साथ बच्चा मतलब कह लो कि वो भी सेम एज का होता है, वो भी सेम एज का होता है, बट जो छोटा बच्चा होता है ना, मतलब जो साइड में बैठा होता है वो गरीब इंसान होता है, और जो ये इंसान होता है ना ये अच्छी लाइफ में सेटलमेंट होता है और अच्छे से होता है। तो ये करता क्या है, ये इंसान उस इंसान से दोस्ती करता है, और उस दोस्ती के अंदर वो बहुत चीज़ों के बारे में बताता है कि एक दिन दो सेम नाम वाले, जो नीचे गरीब बच्चा बैठा हुआ है वो और जो इससे दोस्ती करने आता है वो, उन दोनों का नाम समीर है। दोनों के बीच में फ्रेंडशिप को डेवलपमेंट होती है, दोनों फ्रेंडशिप बनाते हैं एक दूसरे के खिलाफ मतलब एक दूसरे से दोस्त बनते हैं। अब होता ये है कि एक ऐसा है जो समीर है जो मुसलमान नहीं है, और एक ऐसा है जो मुसलमान है। दोनों के बीच में डिफरेंस ऐसा है कि एक समीर ऐसा है कि जो न्यूज़पेपर बेचता है, और एक समीर ऐसा है जो उसकी लाइफ में वो अपने अच्छे से अपनी लाइफ को सेट करके वो ज़िंदगी जी रहा है। एक समीर ऐसा है कि जो स्कूल्स जाता है, और एक समीर ऐसा है जो स्कूल नहीं जाता है, राइट। तो ये डिफरेंशिएट पैदा करता है कि किस तरीके से आप एक सेम नाम वाले इंसान जो दो दोस्त हैं बट उन दोनों की लाइफ अलग अलग होती है। हम कहते हैं ना कि हमारे हाथ की 5 उंगलियां भी सेम नहीं है, उनकी फिंगरप्रिंट्स भी अलग अलग हैं। तो याद करो कि अगर तुम्हारे नाम का कोई इंसान होगा तो आपको कितनी गारंटी कि आपसे सिमिलर होगा, नहीं होगा, राइट। तो ये कुछ इस तरीके की पूरी स्टोरीज थी, इस तरीके का पूरा फर्स्ट चैप्टर था जो बहुत लंबा तो नहीं था बट इसको मैंने आपको डिटेल में समझा दिया था, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।